हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल विषय का चतुर्थ अध्याय। जी हाँ, हम उस चैप्टर की बात करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने किसी गंतव्य पर जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किसी अनजान जगह पर जाते ही सबसे पहले हमारे मोबाइल में एक वही चीज है जो सबसे पहले खुलती है कि हमें कहाँ जाना है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानचित्र के बारे में। आजकल मानचित्र डिजिटल भी आने लग गया है, जैसे आपके मोबाइल में गूगल मैप आता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि इसकी जो जर्नी है इंसियंट जब प्राचीन काल से कैसे चला आ रहा है, कैसे इसका विकास हुआ और आज की स्थिति में कैसे पहुंचा। ठीक है, आज मोबाइल में भी आपको किसी भी जगह का मैप मिल जाएगा। आप जगह सर्च करो, आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा मैप के माध्यम से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि पहले मानचित्र कैसे होते थे, मानचित्र क्या होता था, इसके इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे और इसकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ कुछ बातें अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो कक्षा होने वाली है, चैप्टर का नाम है मानचित्र। ठीक है, चैप्टर की संख्या है 4। ठीक, बात करते हैं चैप्टर को लेकर। अध्याय कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखूं अध्याय। अध्याय है आपका 4। नाम क्या है उसका, नाम है सर उसका मानचित्र, जिसे अपन बोलते हैं मैप। ठीक, सबसे पहले अपन इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहां से आया। ठीक है, जो मानचित्र शब्द है इसका इंग्लिश क्या है, मैप। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इसका है मैप। जो ये मैप शब्द है वो आता है लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा के मैपा शब्द से, लैटिन भाषा की मैपा शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है वह कपड़ा जिस पर कोई चीज या कोई वस्तु अंकित की गई हो। ठीक, अब जो ये मैपा शब्द है वो लैटिन भाषा के एक वाक्यांश, ठीक, एक फ्रेज से आता है, जिसका फ्रेज है कौन सा, मैप्पा मुंडी, मैप्पा मुंडी। ठीक है, इस मैप्पा मुंडी का अर्थ होता है, यहाँ पे लिखूं मैं, दुनिया का मानचित्र, दुनिया का मानचित्र, दुनिया का मानचित्र। ठीक है, यानी कि पहले था मैप्पा मुंडी, मैप्पा मुंडी से निकला क्या, मैप्पा, और मैप्पा से क्या निकला, मैप, जो कि आज के टाइम पे क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। मैप शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैपा शब्द से होती है। और ये मैपा शब्द कहां से निकला है, लैटिन भाषा के एक वाक्यांश, एक फ्रेज से निकला है। फ्रेज कौन सा है, मैप्पा मुंडी, जिसका अर्थ क्या होता है, दुनिया का मानचित्र। ठीक है, ये तो अपन ने इसकी उत्पत्ति की बात कर ली। ठीक है, क्या बात करी अपन ने, उत्पत्ति की। अब अपन थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। ठीक है, इतिहास भाई कब से मैप चले आ रहे हैं, कि भाई आजकल के हैं या 1-2 साल पुराने हैं या 10-20 साल पुराने हैं या इससे भी पुराने हैं। ठीक है, वो चीज अपन जानने का प्रयास करते हैं आगे। अब आगे प्रयास करते हैं इसकी उत्पत्ति, इसके इतिहास को लेकर। ठीक है, इसके इतिहास को लेकर सुनना, इसके साक्ष्य मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में भी। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में भी इसके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं और अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जहां पे गुफाओं की दीवारों पर जो स्थानीय जगह है उसका मानचित्र अंकित किया हुआ था। ठीक, उसके बाद 2300 ईसा पूर्व बेबीलोन सभ्यता में मिट्टी की पट्टियों पर भी इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व बेबीलोन सभ्यता में भी, बेबीलोन सभ्यता में भी क्या मिलते हैं, इसके अवशेष मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, वहां पे मिट्टी की पट्टियों पर इसके अवशेष मिलते हैं। किस पर, मिट्टी की पट्टियों पर, मिट्टी की पट्टियों पर इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आज से 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जो मिस्र के लोग थे उन्होंने भी एक मानचित्र बनाया था। मिस्र के लोगों द्वारा मानचित्र तैयार किया गया था। सर वो किस जगह का मानचित्र तैयार किया गया था, ठीक है, वो मानचित्र तैयार किया गया था नील नदी के जो आसपास के खेत हैं, नील नदी के आसपास के जो खेत हैं, ठीक है, आसपास के खेतों का, ठीक है, खेतों का मानचित्र तैयार किया गया था इनके द्वारा। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जैसे जैसे विद्वान आएंगे उनकी बुद्धि का विकास होगा, जैसे जैसे उनकी
जो सोचने की क्षमता है, तार्किक क्षमता है, वो बढ़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, नई चीज का आविष्कार करेंगे। अब जब ये चीजें इन चीजों के अवशेष मिलने प्रारंभ हो गए, तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अनेक भूगोलवेता, अनेक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्या किया, मानचित्र बनाने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया, अपन वो चीजें भी जानते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं इधर से, उत्पत्ति को। ठीक, अब उन्होंने प्रयास कैसे किया, समझना। 5वीं ईसा पूर्व, 5वीं 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी, ठीक है। ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बी फॉर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी। 5वीं 6वीं ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी में ग्रीस का एक विद्वान था, ग्रीस का विद्वान था, विद्वान का नाम था हिकेटियस। क्या था, हिकेटियस। ठीक, अब इसने क्या कहा कि भाई साहब, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या नहीं है, भू-आब आकार में नहीं है, भू-आब या फिर गोलाब आकार बोल सकते हो, भू-आब आकार में नहीं है। तो फिर कौन से आकार में है, तो इसने कहा जो हमारी पृथ्वी है ना, वो वृत्त आकार में है। ठीक है, कौन सी है, वृत्त आकार में है पृथ्वी। फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने अपना विश्व का मानचित्र बनाया। मानचित्र कैसा बनाया, उसने यूं ड्रॉ किया मानचित्र, ठीक, और उसके केंद्र में अपने देश को दर्शाया कि बीच में तो ग्रीस है, और इसके पास में है जो भूमध्य सागर है, पास में क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है। और इसके अलावा 3 महाद्वीप और है, 3 महाद्वीप और है। कौन कौन से है वो महाद्वीप, एक तो है यूरोप, एक है एशिया, और एक है अफ्रीका। इन 3 महाद्वीपों को और माना इसने। ठीक, अब जब ग्रीस साम्राज्य का पतन हुआ, अब जब इसका पतन हुआ तो एक नया साम्राज्य उत्पन्न हुआ, यानी कि उसका उदय हुआ। वो कौन सा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। अब जब रोमन साम्राज्य का उदय हुआ तो इसमें एक भूगोलवेता हो रहा है, भूगोलवेता का नाम है टोलमी। क्या नाम है, टोलेमी। अब इसने फिर से क्या किया, मानचित्र का निर्माण किया। जब इसने मानचित्र का निर्माण किया तो इसने एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं सटीक मानचित्र बनाया, जिसमें महाद्वीप महासागर तो अंकित किया ही इसने, उसके साथ साथ इसने एक यूनिक काम क्या किया, इसने अक्षांश व देशांतर रेखाएं भी बनाई। अक्षांश व देशांतर रेखाएं भी क्या की, प्रदर्शित की। ठीक है, देशांतर रेखाएं भी क्या की, प्रदर्शित की इसने। ये इसने क्या किया, एक यूनिक काम किया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये तो अपन ने कर ली इसके इतिहास की बात। ठीक, अब इतिहास की बात होने के बाद अब 13वीं शताब्दी जैसे ही समाप्त होती है, उसके बाद 13वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, कुछ जो यूरोपीय विद्वान है वो सोचते हैं यार पता तो लगाया जाए इस पृथ्वी पे अपने अलावा भी कोई स्थल भाग है या नहीं है, भाई अपन ही है या फिर और कोई भी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने इस चीज को जानने के प्रयास में क्या किया, यात्रा प्रारंभ कर दी, अपने देश से निकलकर अन्य स्थानों पर समुद्री मार्ग के द्वारा यात्रा प्रारंभ कर दी। भाई कहीं तो खोज के निकालेंगे कुछ तो, भाई अगर अपने अलावा भी कोई स्थल भाग है क्या नहीं है। ठीक है, इस खोज में 13वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे विद्वान निकले, जैसे कुछ के नाम लिखता हूं मैं, नाम में लिखता हूं, एक तो कोलंबस, ठीक, एक मार्को पोलो, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, और मैगलिन, ठीक, मैगलिन, और कैप्टन कुक, कैप्टन कुक आदि विद्वानों ने क्या की, यात्रा प्रारंभ की। अब एक चीज स्वाभाविक है भाई, यात्रा से निकलेंगे, ठीक है, आप मामा जी के जा रहे हो घर से, तो अब निकलोगे तो मामा जी के घर तो पहुंचोगे, चाहे लेट पहुंचो चाहे जल्दी पहुंचोगे भाई, आपका उद्देश्य क्या है, मामा जी के घर निकालना। अब चाहे आप जानते हो या पहली बार जा रहे हो, तब भी आप पहुंचो तो कि कैसे भी, भाई आपका उद्देश्य क्या है, वहां जाना। अब इनका उद्देश्य क्या था, भाई किसी स्थल भाग को ढूंढना। अब ढूंढने के मकसद से निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकालेंगे, जी सर निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकालेंगे। तो क्या हुआ, 1492 के अंदर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने, जो कि ये रहा, ठीक है, कोलंबस ने क्या क्या निकाल दिया खोज के, अमेरिका। ठीक है, किसकी खोज कर दी, अमेरिका की। किसने की,
कोलंबस ने, ठीक है, 1492 में। फिर 1498 में भारत की खोज की, भारत की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने, ठीक है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की समुद्री मार्ग के माध्यम से, ठीक है। वैसे भारत तो पहले से था, बस इनको पता नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि हमने खोज कर दी, ठीक है, वरना भारत पहले से ही था। अब इन्होंने खोज की इसकी, भारत की, किसके माध्यम से? समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, ये ध्यान रखना आप तो, ठीक है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी इतिहास को लेकर चर्चाएं। अब अपना जो मेन मुद्दा है, जो अपना टॉपिक है, टाइटल है, चैप्टर का नाम है कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के बारे में जानने का। ये तो अपन ने इसकी उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में जान लिया, ठीक है भाई। इसके पास्ट के बारे में अगर कोई पूछ ले, और एक चीज और बताता हूं आपको, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो ये नाम याद रखना, एनाक्सिमेंडर, ठीक है। एनाक्सिमेंडर के द्वारा विश्व का सर्वप्रथम बेलनाकार मानचित्र बनाया गया, मानचित्र बनाया गया। ये आपको दिमाग में, जहन में उतार लेनी है ये बात। एनाक्सिमेंडर, जिसको बेलनाकार मानचित्र का बनाया गया था, इसके द्वारा बनाया गया था, इसे मानचित्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को, जिसने 1492 में एक सजीव ग्लोब का निर्माण किया था, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न भी आया होगा, या उसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा, अगर प्रश्न भी आया है तो, कि मानचित्र पुराना है ये ग्लोब? प्रश्न आया हो तो उसका आंसर भी, अगर आपने ध्यान से सुना हो मेरी बातों को, तो आपको उसका उत्तर भी मिल गया होगा। नहीं मिला तो मैं बताता हूं। अगर आपके मन में प्रश्न आया हो, आपके जहन में प्रश्न आया हो कि ग्लोब पुराना है सबसे या फिर मानचित्र, ठीक। अभी जस्ट मैंने कहा कि ग्लोब का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को, जिसने सबसे पहले ग्लोब बनाया था 1492 के अंदर, ठीक। और अपना मानचित्र भी अपन ने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा कि ये प्राक ऐतिहासिक काल में भी इसके अवशेष मिलते हैं। तो आप बता सकते हो कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा है, ठीक है। तो ग्लोब हमारा क्या है? नया है, और मानचित्र क्या है? पुराना है। आगे अपन लास्ट में बात करेंगे कि मानचित्र होने के बाद भी ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो वो चीज भी अपन जानेंगे। अब अपन थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मानचित्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको बनाने में किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं मानचित्र। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि मानचित्र होता क्या है, ठीक। आपने मानचित्र देखे होंगे बहुत प्रकार के, जैसे भारत का देखा होगा, विश्व का भी देखा होगा, या फिर किसी राज्य का देखा होगा। चलो राज्य तक तो आप देख सकते हो, आपको मार्केट वगैरह में मिल जाएगा, पर आपको किसी जिले का देखा हो आपने, ठीक है। मगर जिले का भी अगर नहीं देखा हो तो इन तीन को देख लो, देश का, विश्व का, या फिर उसके किसी राज्य का, ठीक। ये आपने देखे होंगे मानचित्र। यानी कि अपन यही चीज तो कह सकते हैं कि मानचित्र प्रकार तो कई प्रकार के होते हैं मानचित्र, ठीक है। अपन उसकी परिभाषा बनाते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से बनेगी कि पृथ्वी या उसके किसी भाग का, पृथ्वी या उसके किसी भाग का लघु एवं सटीक चित्रण, वो भी किस पर? एक समतल सतह पर। कैसे लिखूं एक बार मैं यहां पे, पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पर, समतल सतह पर लघु व सटीक चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र, ठीक है। सटीक चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पे, भैया अपन मानचित्र देखते हैं तो उसमें क्या होती है? उसकी सतह समतल होती है नहीं होती? जैसे ये मानचित्र है मेरे पास, किसका है ये? विश्व का है सर मानचित्र है। अब विश्व का मानचित्र ये क्या है? समतल ही तो है। इसमें कौन सा पहाड़ है, नदियां अलग से दी गई है, घाटियां थोड़ी गहरी दी गई है, सारा सब कुछ समतल है, ठीक है। तो पृथ्वी यानी कि ये पृथ्वी का ही तो भाग है, ये पृथ्वी तो है, विश्व का मानचित्र पृथ्वी तो है। अब उसके किसी भाग से तात्पर्य क्या है? जैसे
ये दूसरे हाथ में क्या है, भारत का मानचित्र है, ये पृथ्वी का भाग हो गया। तो क्या हुई परिभाषा अपनी, पृथ्वी या उसके किसी भाग का सतह क्या है, समतल है, समतल सतह पर लघु, लघु है, सटीक, सटीक है भाई। इसमें यहाँ पे राज्यों का निर्धारण अच्छे से है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है, और इधर गुजरात आ गया, इधर एमपी आ गया, इधर महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, सटीक चित्रण भाई अपने रियली में भी ये ऐसे जमे हुए हैं, ऐसे स्थित है, तो ये क्या है, सटीक चित्र भी है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये बना दूं आपके सामने, ये अपना भारत है भाई, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब ये सटीक चित्रण थोड़ी ना हुआ, माना कि लघु है मगर सटीक थोड़ी है। अब इसको देख के कोई बता सकता है ये भारत का मानचित्र है, कोई देख के ये बता सकता है यहाँ पे राजस्थान कौन सा है, नहीं बता सकते, तो ये मानचित्र नहीं कहलाएगा। तो मानचित्र की परिभाषा क्या होती है, पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पर, भाई सतह तो समतल है, लघु भी चित्र है मगर सटीक नहीं है, तो परिभाषा अपनी नहीं बैठेगी। आई बात समझ में, क्योंकि ये सटीक का है, इसमें पता लग रहा है, इसमें ना तो पैमाना है, ना किसी दिशा का निर्धारण है, ना किसी स्थान का निर्धारण है, ना उनके बीच की जो मापनी है, मापनी का भी निर्धारण नहीं है। ठीक है, तो ये पैमाना वो मानचित्र नहीं कहलाएगा। तो आ गई मानचित्र की परिभाषा समझ में। और क्या होता है मानचित्र में, किसी भी वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी वास्तविक स्थिति को या किसी परिस्थिति को या किसी स्थान को दर्शाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का। ठीक है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, मानचित्र को पृथ्वी की भाषा कहा जाता है, मानचित्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानचित्र की जो पृथ्वी की भाषा किसे कहा जाता है, मानचित्र को। ठीक है, मानचित्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, चले आगे। ठीक है गुरुजी, चलो आगे आगे चलते हैं, आगे सुनना। अब अपन बात करते हैं इसके प्रकारों की, कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, अपन मुख्य रूप से 4 की बात करेंगे। ठीक है, 4 कौन कौन से, पहला लिखता हूं मैं यहां पे, भौतिक मानचित्र। ठीक है, क्या लिखा मैंने, भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट लिखता हूं मैं राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। ठीक, उसके बाद लिखता हूं विषयगत मानचित्र, विषयगत मानचित्र। उसके बाद मैं लिखता हूं विषयगत के बाद में भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। ठीक है, क्या होते हैं ये एक बार समझना। भौतिक मानचित्र तो वो होता है जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाया जाता है। सर प्राकृतिक वस्तुओं से तात्पर्य क्या है, प्राकृतिक वस्तुओं से तात्पर्य ये है जैसे किसी पर्वत को दर्शा दिया, किसी पहाड़ को दर्शा दिया, किसी नदी को दर्शा दिया, या किसी भौतिक भाग को दर्शा दिया। ठीक है, जहां पे मैदान हो या फिर कोई तटीय समूह है, तटीय द्वीप हो या द्वीप समूह हो। ठीक है, उन चीजों को दर्शा दिया जाए। यानी कि कहने का घुमा फिरा की बात यह है कि अगर प्राकृतिक वस्तुओं को अगर किसी मानचित्र में दर्शाते हैं तो उस मानचित्र को क्या कहते हैं, उस मानचित्र को कहते हैं प्राकृतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, भौतिक मानचित्र में इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गई, कोई पठार हो गया, ठीक है, आदि, इनको दर्शाया जाता है। अब राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, जो मानव निर्मित जो सीमाएं निर्धारित की जाती है। जैसे विश्व का मानचित्र है, उसमें अपन देशों का डिवाइडेशन करते हैं कि इस देश की सीमा यहाँ से लगती हुई यहाँ तक जाती है। ठीक है, अगर किसी देश का मानचित्र है अपन पास तो उसमें अपन क्या करते हैं, राज्यों का डिवाइडेशन करते हैं, भाई ये राज्य यहाँ तक है, सीमित है, इसके बाद ये राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अपन किसी राज्य का अगर मानचित्र देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जिले का डिवाइडेशन होता है, भाई ये जिला यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मानव निर्मित जो सीमाएं होती है वो किस में दर्शाई जाती है, राजनीतिक मानचित्र में। अधिकांशतः आपको राजनीतिक मानचित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इस प्रकार के जो मानचित्र है मेरे पास, ये भी क्या है, पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है, उसमें सीमाओं का निर्धारण नहीं होता, पूरा सपाट होता है बिल्कुल। ठीक है, तो वो होता है भौतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र।
इसमें क्या लिखेंगे अपन, मानव निर्मित सीमाएं, ठीक है, मानव निर्मित सीमाओं का निर्धारण या सीमाएं किस में दर्शाई जाती है, राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है। मानव निर्मित सीमाएं जैसे देश, राज्य या फिर कोई जिला, राज्य या जिला, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र क्या होता है, इसे अपन बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, थीमेटिक मैप या थीमेटिक मानचित्र। जिसमें क्या होता है थीमेटिक में, सर ये तो समझ में आ गया, भौतिक में तो प्राकृतिक वस्तु जैसे पर्वत पठार नदी अपने दर्शा दी, भौतिक मानचित्र में अपने राज्य राजधानियां दर्शा दी, या किसी जिले के बारे में दर्शा दिया, किसी देश के बारे में दर्शा दी। विषयगत मानचित्र में क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, आप बताओ। हाँ तो मैं बताने के लिए तो आया हूँ। विषयगत मानचित्र में क्या होता है, किसी विशेष विषय को दर्शाया जाता है। विशेष विषय से तात्पर्य क्या है, विशेष विषय से तात्पर्य ये है, यहां पे लिखूं मैं विशेष विषय। अब ये विशेष विषय क्या होगा, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हाँ, विशेष विषय क्या होगा, जैसे किसी क्षेत्र में भारी बारिश हुई, यानी कि ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, अब उस क्षेत्र की बरसात को आपको दर्शाना है। अब ना तो आप उसमें जिला देखोगे ना उसमें राज्य देखोगे, आपको बस जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है उस चीज को दर्शाना है, ठीक है सर। अगर कहीं पे गेहूं हो रहे हैं तो आपको दर्शाना भाई गेहूं कहां कहां होते हैं, गेहूं की जो फसल होती है किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। तो ना तो आपको उसमें ये दर्शाना है कि कौन से राज्य में ज्यादा हो रही है, किस में हो रही है, आपको दर्शाना कहां कहां पे, यानी कि आपने एक विशेष चीज को दर्शाया, ठीक है। उसमें ना तो आपने ये देखा पर्वत है कि पठार है कि नदी है, ठीक है, ना आपने ये देखा कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, आपने ये दर्शाया सबसे ज्यादा गेहूं कहां पे है, ठीक। तो जैसे अपन इसमें विशेष विषय को ले लिया, जैसे वर्षा को ले लिया, या फिर किसी फसल को ले लिया, या कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, आपका जवाब क्या होगा, विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। अब आप उस टाइम पे ये थोड़ी ना बोल रहे हो कि उस राज्य के पास, उस देश के पास, उस देश के पास एक जिला है उसमें, आपने क्या बताया, एक स्पेसिफिक चीज बता दी कि भाई हाँ तापमान उस क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है, वो क्षेत्र बताया, यानी कि वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक चीज हो गई, जैसे तापमान, ठीक है। ये क्या है, अपने विशेष विषय है। अब इन विशेष विषयों को जनसंख्या भी हो सकती है, इनके अलावा जनसंख्या किस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, उस चीज को दर्शाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, विषयगत मानचित्र का उपयोग करते हैं, जिसमें एक विशेष विषय होता है, जैसे वर्षा हो गई, फसल हो गई, तापमान हो गया, या जनसंख्या हो गई, ठीक है, जनसंख्या घनत्व हो गया, आदि की अपन चर्चा किसमें करते हैं, थीमेटिक मानचित्र में, ठीक। उसके बाद अपना आता है भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र को बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से ये किसके पास होता है, ये होता है पटवारी के पास। किसके पास, पटवारी के पास। उसके पास क्या करता है ये, उसके पास ये काम करता है, जैसे आप हो और आपका पड़ोसी है, दोनों के क्या हो गया, जमीन को लेकर विवाद हो गया, जी सर हो गया, विवाद हो गया। अब जब आप पटवारी को बुलाओगे जमीन मापने के लिए, भाई पटवारी साहब आओ जमीन मापो, मामला खराब हो गया। अब जब पटवारी आएगा ना तो वो आपके खेत का और आपके पड़ोसी की, जो आप लोग पड़ोसी है, ठीक है, उसके खेत का क्या लेके आएगा, मानचित्र लेके आएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि हाँ रामलाल की जमीन यहां से लेकर यहां तक है, उसके पड़ोसी श्यामलाल की जमीन यहां से लेकर यहां तक है, अब लड़ाई बंद करो, ठीक है। तो वो चीज किसके पास होती है, भूसंपत्ति मानचित्र पटवारी के पास होता है, जिसमें अपनी किसी छोटे क्षेत्र का विस्तृत सूक्ष्म रूप से गहनता से लिखा हुआ होता है विवरण, ठीक है। जैसे अपने खेत वगैरह हो जाता है, अधिकांश तो उन्हीं में काम आता है। जैसे अपनी कोई जमीन है, ठीक है, जैसे अपन ने कहीं पे प्लॉट वगैरह खरीदा तो उसका भी ब्यौरा उसके पास होता है। अधिकांश तो अपनी जो पुरानी जमीन होती है उनका ही होता है, ठीक है। बस अपनी बोल सकते जो अपनी जमीन होती है, अपने मकान वगैरह की जो अपनी खुद की जमीन होती है, भूमि होती है, उसका मानचित्र होता है इसके पास, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रकार, मानचित्र के प्रकार हो गए। अब अपन बात करते हैं मानचित्र बनाते टाइम अपने को किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से वो घटक है। तो मुख्य रूप से 4 घटक काम में आते हैं। कितने घटक काम में आते हैं, 4 घटक काम में आते हैं। 4 घटक कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं जो मानचित्र को बनाने में जो महत्वपूर्ण घटक है, वो घटक कौन कौन से, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 घटक है। कौन कौन से है, मेरे साथ बोलना, दूरी, दिशा, प्रतीक। फिर से बोलना, दूरी, दिशा, प्रतीक। क्या है, दूरी, दिशा, प्रतीक। आपसे पूछ लिया जाए मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, दूरी, दिशा, प्रतीक, ठीक है। घटक कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। तो अपन बात करते हैं एक एक की। यहां लिखता हूं मैं घटक। क्या है ये, घटक, ठीक है। घटक, पहला घटक है दूरी, डिस्टेंस। दूसरा घटक है दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, दिशा।
तीसरा घटक है प्रतीक, सिंबल। ठीक। जब आप मानचित्र बनाते हो तो मुख्य रूप से क्या चीज ध्यान में रखते हो? सर हम दूरी का ध्यान रखते हैं। कैसे रखते हैं? जैसे आपको मानचित्र में दर्शाना है, जैसे ये अपना आप बना रहे हो भारत, यहाँ पे भारत बना रहे हो, ठीक। अब दूसरा आप बना रहे हो यहाँ पे, दूसरे एक स्थान पे तो आपने भारत बना दिया। दूसरा आप बना रहे हो जैसे दक्षिण अफ्रीका बना रहे हो, नीचे अफ्रीका में नीचे अब दक्षिण। अब इनके बीच की दूरी की भी तो पता होनी चाहिए भाई, इतनी दूरी है, जैसे मान लो इनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर हो गई, सपोज देन 700 किलोमीटर है। अब 700 किलोमीटर का आप उसमें स्पेस थोड़ी ना छोड़ोगे। अब एक आप पैमाना लोगे मानचित्र बनाते टाइम, एक पैमाना लोगे, ठीक। अब पैमाना लोगे तो मानचित्र बनाते टाइम आपने पैमाना लिया क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। क्या लिया? 100 किलोमीटर, ठीक। तो आप कितने सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ोगे इन दोनों के बीच में? सर 7 सेंटीमीटर का। पैमाना कुछ भी हो सकता है। जब आप कभी मानचित्र देखो ना तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि ये पैमाने पर आधारित है या नहीं है। जैसे इसमें देखते हैं अपन, इसमें लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ यार इंग्लिश में लिखा हुआ है इस पे तो। नहीं है, किसी पे नहीं लिखा हुआ ना। जब आप किसी बुक में देखते हो ना, बुक में लिखा हुआ था, ये तो पैमाने पे आधारित आता है। बुक में जब आप देखते हो ना उसके नीचे लिखा हुआ होगा छोटे छोटे लाइन में, ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, या आधारित होगा तो ये मानचित्र पैमाने पर आधारित है, ऐसे लिखा हुआ होता है। आप देखना कभी किसी भी क्लास की, आप 11th की उठा के देख लेना एक बार, सेकंड वाली बुक है, और जो 12th की है फर्स्ट सेकंड दोनों में से किसी में भी देख लेना आप, है ना, वहां पे मिल जाएगा। सेकंड में मिलेगा भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें मिल जाएगा, उसमें देखना, उसमें लिखा होगा ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, ऐसे लिखा होता है, ठीक। तो पैमाने पर आधारित का मतलब होता है वो अनुमान से बनाया, हाँ ऐसे ऐसे, बस किसी चीज की कॉपी सीधा डायरेक्ट उसको माप तोल नहीं की उसने। पर मगर मुख्य रूप से अगर आप मानचित्र बनाते हो तो उसमें मुख्य रोल किसका होता है? दूरी का, ठीक है भाई। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मापा जाता है और उसके पैमाना तय किया जाता है कि हाँ इस पैमाने के आधार पर अपन पूरा मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दिशा की। दिशा का क्या रोल रहता है? जब भी आप मानचित्र बनाते हो तो सबसे पहले किस दिशा को इंडिकेट करते हो? ऊपर नॉर्थ दिशा को, ठीक है। पहली कौन सी दिशा होती है? समतल सतह पर अगर अपन मानचित्र पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं तो जो हमारे जस्ट सामने वाली जो होगी दिशा वो होगी नॉर्थ, उत्तर दिशा। जैसे आप ये क्लास देख रहे हो, चाहे आपका मुंह पश्चिम में हो, मगर उस टाइम पे आपका मुंह किस में माना जाएगा? उत्तर में माना जाएगा, मोबाइल के अंदर, ठीक है। या आप किसी पेन पेपर को लेकर अगर मानचित्र बना रहे हो, तब आप चाहे आपका मुंह दक्षिण में हो या फिर पूर्व में हो, तो भी आपका जो दिशा का निर्धारण क्या होगा? सामने उत्तर दिशा होगी, ठीक है। अब ऊपर की साइड यानी कि सामने की साइड, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मेरे सामने दक्षिण दिशा है वैसे तो देखा जाए तो, मगर अब अगर मैं इस पे मानचित्र बना रहा हूं तो मेरे सामने कौन सी दिशा होगी? हमेशा उत्तर दिशा ही होगी, ठीक है। अब उत्तर ऊपर है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होगी? साउथ, ठीक है। इसके बाद दो दिशाएं बच गई। आपको कई बार ये ट्रिक बताइए कि एक शब्द याद रखो, पप्पू। पप्पू से जो पहला पे है उससे क्या होगी? पश्चिम, और दूसरा वो पू है उससे होगी ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब ये चार दिशाएं अपने पास मुख्य रूप से आ गई, तो इन चार मुख्य दिशाओं को क्या कहते हैं? प्रधान दिक् बिंदु। प्रधान दिग् बिंदु, दिग् बिंदु, ठीक है। इन चार दिशाओं को कहा जाता है प्रधान दिग् बिंदु। अब इन चार दिशाओं के अंदर एक एक दिशा और छुपी हुई, कैसे? मैंने इनको यूं काट दिया, ठीक है। एक दिशा यहाँ पे बनेगी, एक दिशा अपनी ये बनेगी, और एक दिशा ये, और एक ये, ऐसे आपकी दिशाएं बनेंगी। ये वाली दिशा का नाम क्या करेंगे? अपन नाम ज्ञात करते हैं। पहला क्या है? नॉर्थ, तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। अब ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, ठीक, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। अब ये है साउथ और वेस्ट के बीच में तो ये बनेगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ये है उत्तर और पश्चिम के बीच में तो ये बनेगी नॉर्थ वेस्ट,
यानी कि उत्तर पश्चिम। ये इस प्रकार से अपनी 8 दिशाएं हो जाती, वैसे होती है 10 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, वैसे 10 हो गई, अपन ने 8 दिशाएं देख ली। मुख्य रूप से प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट को। अंत में बात करते हैं अपन प्रतीक चिन्हों की। ठीक है, मानचित्र पर किसी वस्तु को दर्शाने के लिए अपन मानक चिन्हों को प्रयोग लेते हैं। मानक चिन्ह कैसे, अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, भाई उस चीज को अपन ऐसे प्रतीक चिन्ह या ऐसे मानक उपयोग में लेते हैं जिनसे अपने को उन मानकों को देखते पता लग जाता है, हाँ इस मानक का मतलब ये है। जैसे सपोज देन कोई मानचित्र है, उसमें आपको ये दिखा दिया जाए यूं, आप क्या कहोगे? यार ये तो कोई पेड़ है, ठीक है, ये तो कोई वृक्ष है। ठीक है, आपको ये दिखा दिया जाए, आपको जैसे ये दिखा दिया जाए, इसमें नीला रंग भर दिया जाए, तो आप क्या कहोगे? यार ये तो कोई नदी जा रही है। तो ये क्या है? मानक ही तो है किसी चीज को दर्शाने के लिए। अब उसमें लिखना नहीं पड़ा भाई ये नदी है, यहाँ से ये नदी जा रही है, यहाँ से ये होती है। उसने क्या किया? मानचित्र में सिंबल बना दिया। अब सिंबल से आपने क्या देखा? यार ये चीज वो है, आपने एग्जैक्ट चीज बता दी। जैसे मानचित्र में कहीं पे नीला स्थान दिखाई दे रहा है, किसी जगह को नीले रंग से रंगा गया है, तो आप क्या कहोगे? यार यहाँ पे क्या हो सकता है? पानी है, यहाँ पे जल है। अगर आपको मानचित्र में भूरा रंग दिख जाता है, भूरा रंग दिखते हैं, आप क्या कहोगे? ये तो कोई पर्वत एरिया है, पहाड़ी एरिया है। अगर आपको हरा रंग दिखता है तो आप क्या कहोगे? ये तो कोई मैदानी भाग है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? इन सिंबल्स से, इन प्रतीकों से किस चीज का अनुमान लगा लिया? उस चीज के होने का, वास्तविक रूप में उसके होने का अपन ने अनुमान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो वही होते हैं प्रतीक चिन्ह, जिसे अपन बोलते हैं रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह में कुछ आपको मैं बताता हूँ, कुछ संकेत है। ठीक है, इन संकेतों को एक सूची में रखा जाता है, उस सूची को बोलते हैं अपन संकेताक्षर। क्या बोलते हैं? सूची को संकेताक्षर। प्रतीकों को जिस सूची में रखा जाता है, ठीक है, जो इन प्रतीक चिन्हों का घर होता है, उस घर को बोलते हैं संकेताक्षर। ठीक है, संकेताक्षर, इसमें बहुत सारे संकेत या प्रतीक चिन्ह छुपे हुए होते हैं। जैसे अपने व्हाट्सएप के जो इमोजी वाला सेक्शन होता है, उसमें इमोजी होते हैं ना बहुत सारे, वैसे ही ये संकेताक्षर वही है सिस्टम, सेम टू सेम इमोजी वाला। ठीक है, इमोजी से अपन अपनी बात को जाहिर सामने वाले के सामने बता सकते हैं। जैसे अगर आप खुश हो तो स्माइल वाला इमोजी भेज दो। ठीक है, अगर आप दुखी हो इमोशनल सैड वाला इमोजी भेज दो। तो सामने वाले को अपने आप पता लग जाएगा कि आपका अंदर से जो मन है, मूड है, कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। जैसे अगर आपको सैड वाला दिखाना है तो आप क्या करते हो? ये वाला इमोजी भेज देते हो। अगर आपको हंसने वाला भेजना है तो आप ये भेज देते हो। ठीक है, अगर आपको एटीट्यूड वाला भेजना है तो यू करके यू वाला वो होता है ना, हंसता हुआ ऐसे ये। ठीक है, तो ऐसे वाला भेज देते हो। तो ये क्या, इमोजी अलग अलग अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं, अपनी एक बात कह जाते हैं सामने वाले के सामने बिना कुछ बोले। ठीक है, तो यही काम को क्या करता है? प्रतीक चिन्ह करते हैं। ठीक है, कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताता हूं। अगर आपको ये वाला कोई प्रतीक चिन्ह मिल जाए, ठीक, तो इसको क्या कहोगे? अभी बाद में देखेंगे। ये मिल जाए आपको, ठीक, ये मिल जाए आपको, ये मिल जाए आपको, ये मिल जाए आपको। ठीक, 5 हो गए। इसमें क्या हो? नीला रंग हो। ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे। एक आपको मिल जाए ये, ठीक, और आपको मिल जाए क्या? ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कोई, ठीक, ऐसा, ठीक, और 11 नंबर पे PTO, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए। तो अपन ये कुछ सिंबल से इनकी बात करते हैं, इनको क्या कहते हैं? पहला सिंबल आपको ऐसी कोई रेखा मिल जाए इससे, ठीक, उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर रेखा। ठीक है, मानचित्र में मिल जाएंगे आपको। फिर उससे थोड़ी बारीक में मिल जाए तो उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। फिर ऐसे डैश डैश करते हुए मिल जाए उसे बोलते हैं अपन जिला सीमा। क्या बोलते हैं? जिला सीमा।
ठीक, आपको यूं सपाट दो लाइनें मिल जाए तो उसे अपन बोलेंगे पक्की सड़क। क्या बोलेंगे? पक्की सड़क। ऐसे डैश डैश करते मिल जाए तो उसको बोलते हैं कच्ची सड़क। ये इंडिकेशन है कच्ची सड़क का। ठीक। आपको यूं मिल जाए कोई लहराते हुए, उसमें नीला रंग हो, तो उसे अपन कह सकते हैं कि ये कोई नदी है। ठीक, नदी, नीति नहीं, नदी। ऐसे कुछ मिल जाए उसमें भी क्या हो, नीला रंग हो, आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, उससे भी याद रखना, ब्लू का मतलब क्या होता है? पानी पानी। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी। नीला रंग तालाब का संकेत होगा इसमें, तालाब। ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाए और उसमें तालाब हो, या फिर कोई अगर बड़े लेवल का मानचित्र है, जैसे विश्व स्तर पे बना रहे हो, तो उसमें उसको सागर, सागर भी बोल सकते हैं, एक छोटा सागर है ना, जैसे भूमध्य सागर इस प्रकार से तो दिखता है, छोटा सा लाल सागर भी ऐसे दिखता है। ये सिंबल है कुएं का। किसका? कुएं का सिंबल है। अगर आपको पीओ दिख जाए लिखा हुआ, तो उस पीओ का मतलब होगा पोस्ट ऑफिस। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। पीएस लिख जाए तो पुलिस स्टेशन। क्या होगा? पुलिस स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, पीटीओ दिख जाए, पीटीओ का मतलब होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। क्या है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा आपको नीला रंग मिल जाएगा तो जल का है, भूरा भूरा रंग मिल जाए तो वो वहां पे क्या होंगे? पर्वत पठार होंगे। अगर आपको हरा रंग मिल जाए तो वो क्या है? मैदानी एरिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेड़ का आप सिंबल जानते ही हो। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। और कुछ मैंने संकेत अक्षर ये लिख दी। अब ये संकेत जिस सूची में शामिल होते हैं ना, उस सूची को बोलते हैं संकेताक्षर। ठीक है, ये किस सूची में शामिल होते हैं? इनका घर होता है संकेताक्षर, बोलते हैं इनके घर को। ठीक है भाई, ये तो अपन ने बात कर ली मानचित्र की, मानचित्र के प्रकार की और मानचित्र के घटकों की। ठीक, अब अपन बात करते हैं मानचित्र के अलावा भी दो चार चीजें और है। ठीक है, उसमें से अपन आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे आता है अपने पास रेखा चित्र। क्या आता है? रेखा चित्र, रेखा चित्र, जिसे अपन बोलते हैं स्केच। रेखा चित्र को क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। अब स्केच के बारे में पढ़ते हैं अपन। स्केच क्या होता है, किससे कहते हैं स्केच? बचपन में आपने एक चीज तो की होगी, जैसे आपको आपके मित्र को अपने घर बुलाना है, मित्र को घर बुलाते टाइम वो बोलेगा यार मैं तेरे घर नहीं जानता, मैं कैसे आऊंगा तेरे घर? तो आप उसको क्या बोलोगे? देख सुन भाई, बात ऐसी है, तू ये तो तेरा घर हो गया। कहते हाँ ठीक है, ये मेरा घर हो गया। अब तू अपने घर से स्कूल तक तो आ ही सकता है। वो बोलेगा हाँ यार मैं रोज आता हूँ तो मैं आ जाऊंगा स्कूल तक। ठीक है, ये हो गया मित्र का घर। मित्र का घर। और ये हो गया स्कूल। ठीक, अपन रेखा चित्र को समझ रहे हैं। रेखा चित्र क्या होता है? आपने अपने मित्र को कहा कि भाई ये तो तेरा घर है, तो तेरे स्कूल से तेरे घर से स्कूल तो आ जाएगा। वो बोलेगा हाँ यार मैं अपने घर से तो स्कूल से आ जाऊंगा स्कूल तक। तो आगे का बता यार, आगे का कैसे आऊं तेरे घर पे? तो आप कहोगे स्कूल से तू निकलेगा ना, स्कूल से निकलते ही तेरे को दो रास्ते मिलेंगे। वो बोलेगा अच्छा, दो रास्ते मिल गए। तो तू क्या करना, जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, जो बाया है उसको छोड़ देना। ठीक, लेफ्ट वाले को छोड़ देना और तू दाएं तरफ आ जाना। ठीक है, यानी कि उल्टे हाथ को छोड़ देना और जो अपना सीधा हाथ है ना उस साइड आ जाना। ठीक है, आ गया। अब तू थोड़ा सा आगे चलेगा तो तेरे को यहाँ पे एक दुकान मिलेगी जनरल स्टोर की। ठीक है, जिसपे चीज मिलती है खाने की। अच्छा, तो उससे तू सामने एक रास्ता जा रहा है सीधा, तो उस पे तू सीधा आ जाना, आगे कहीं मत घूमना, सीधा आ जाना। कैसा? हाँ आ गया। अब वहां पे तेरे को आगे आके एक पेड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के साथ, उस पेड़ के सामने से एक रास्ता जा रहा है यूं, उल्टे हाथ की तरफ। तो तू उस रास्ते पे चले जाना और वहां पे हमारा घर है और मैं तेरे को रास्ते पे मिल जाऊंगा। मैं बोलेगा ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब आपने ऐसे समझाया अपने मित्र को। अब ये क्या है ना, तो आपने इसमें पैमाना यूज में लिया। ठीक है ना, आप कभी भारत भारत का विश्व का ऐसे मानचित्र बनाते भाई, यहाँ पे अपना दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और उसके थोड़ी सी नीचे दक्षिण अमेरिका है, इसके पास में यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है। ऐसे थोड़ी नहीं बताते हो, उसमें पूरा पैमाना बना के अपने को फिर मानचित्र आता है। ठीक है, तो वो है रेखा चित्र। क्या होता है ना, तो ये पैमाने पे आधारित होता है। ठीक, क्या विशेषता होती है? एक तो इसका कोई पैमाना नहीं है। ठीक, पैमाना नहीं है, एक चीज तो ये हो गई।
ये दैनिक जीवन में काम आता है, किस में आता है, दैनिक जीवन में काम आता है। ना ही इसको सटीकता से बनाया जाता, यानी कि अनुमान के अनुसार बनाया जाता है, अनुमान लगाकर बनाया जाता है, लगाकर बनाया जाता है, ये इसकी विशेषता हो गई, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया रेखा चित्र स्केच के बारे में कि रेखा चित्र होता क्या है। अब इसके उदाहरण अपन बता सकते हैं कि अपने घर से स्कूल का रेखा चित्र, अपने मित्र के घर से अपने घर का रेखा चित्र, तो वो किस में आएंगे, रेखा चित्र की श्रेणी में आते हैं, स्केच की श्रेणी में आते हैं। ठीक है गुरु जी, आ गई बात समझ में। अब इसके बाद अपन एक बात और करते हैं, छोटी सी बात क्या करेंगे अपन बात करेंगे छोटे से टॉपिक को लेकर। छोटा सा टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है प्लान, योजना या फिर खाका। क्या है, योजना या फिर खाका। ये भी एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं मानचित्र के प्रकार ही माने जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें किसी न किसी चीज का वो क्या कर रहे हैं, निर्धारण ही तो कर रहे हैं। हाँ। योजना या खाका क्या होता है, आप अपने मकान का निर्माण करवाते हो तो इंजीनियर क्या करता है, आपके मकान का मैप तैयार करता है मकान बनने से पहले। वो बताता है भाई यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे स्टोर रूम होगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गेस्ट रूम होगा, यहाँ पे हॉल हो जाएगा, यहाँ से सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ से, है ना, बेसमेंट चला जाएगा इधर की साइड से, इधर से सीढ़ियाँ निकलेंगी, इधर से आपका मेन गेट होगा, इधर से आपके पीछे का गेट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कौन बताता है आपको, इंजीनियर बताता है। और किसके माध्यम से बनाता है, वो एक नक्शा तैयार करके देता है सर। उस नक्शे को अपन क्या कहते हैं, खाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। उस मैप को खाका बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जगह तो छोटी, अपना घर छोटा ही है एक प्रकार से देखे तो, ठीक, उस छोटी सी जगह का विवरण पूरा देता है उसमें। अगर आप एक कमरा भी बनवा रहे हो ना, तो उस कमरे की एक एक दीवार के बारे में बताएगा। अगर खिड़की भी लग रही है तो उस खिड़की के बारे में एक एक चीज जानकारी देगा कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और इसमें सिंगल ईंट लगेगी दीवार या फिर डबल ईंट में लगेगी, एक एक चीज का विवरण देता है। ठीक है, तो वो अपना क्या होता है, खाका, यानी कि छोटी चीज का, यानी कि छोटे भाग का विस्तृत विवरण अपने को मिलता है उसमें। और विवरण कैसा मिलता है, सटीक मिलता है। क्या मिलता है, विवरण सटीक। विवरण जो हमारे ठेकेदार होते हैं बनाने वाले, वो क्या करते हैं, उस मैप के आधार पे तो मकान बनाते हैं। फिर हाँ भाई यार, इतनी लंबाई चौड़ाई का ये पीछे का कमरा है, और इतनी लंबाई चौड़ाई का पास वाला कमरा है, इतनी लंबाई चौड़ाई का गेस्ट रूम है, इतनी लंबाई चौड़ाई का हॉल है। तो उस चीज को देख के आपका मकान तैयार होता है। ठीक है, अगर उसमें गड़बड़ होती है तो मकान में भी गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विवरण सटीक होता है, छोटे भाग का विवरण भी अधिक होता है। एक एक चीज की, यानी कि एक एक दीवार को, एक एक इंच को नापा जाता है उसमें। ऐसा नहीं भाई 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं होता। उसमें एक एक इंच को मापा जाता है, उसमें एक एक सेंटीमीटर को मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें विवरण क्या होता है, सटीक होता है, और छोटे भाग का विस्तृत रूप से सूक्ष्म तरीके से विवरण प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है अपना खाका। ठीक है, खाका, शाका मत बोलना इसको, खाका। एक थोड़ी सी बात और करते हैं अपन। एक साइड में लिखू ग्लोब। प्रश्न आपके आया होगा भाई, मानचित्र बनने के बाद भी ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक होता है मानचित्र, ग्लोब तो क्या होता है, पृथ्वी का त्रिआयामी रूप 3D, और मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी का 2D रूप, यानी कि द्विआयामी रूप होता है। ग्लोब में क्या होता है, जानकारी बाहरी होती है। बाहरी मतलब जैसे अपने को स्पेस के बारे में जानना हो वह पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, कितने डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है, और दिन रात कैसे बनते हैं, इस पे अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विस्तार कैसे हो रखा है, आदि जो अपनी बाहरी चीजें हैं वो जानने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, ग्लोब का। अगर अपने को विश्व के अंदर किसी देश के बारे में जानना हो, देश के अंदर किसी राज्य के बारे में जानना हो, राज्य के अंदर किसी जिले के बारे में जानना हो, जिले के अंदर किसी गांव के बारे में जानना हो, तो वो जानकारी अपने को ग्लोब नहीं दे सकता। ठीक है, आपने विश्व का ही तो ग्लोब देखा होगा, भारत का कभी ग्लोब देखा है, राजस्थान का कभी ग्लोब देखा है, राजस्थान के अंदर जयपुर का ग्लोब देखा है, नहीं देखा ना। उनके ग्लोब नहीं होते हैं, क्योंकि एक ग्लोब बनता है पूरी पृथ्वी का ग्लोब होता है, ना कि किसी देश राज्य का। ठीक है, अगर अपन को बाहरी जानकारी लेनी हो, जैसे स्पेस के बारे में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है, अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, किस दिशा से किस दिशा में गति करती है, ठीक है, कितने डिग्री पे झुकी हुई है, आदि जानकारी की अपन किसका उपयोग करते हैं, अपन ग्लोब का। ठीक है, वो चीज अपन किससे ग्रहण करते हैं, ग्लोब से। अगर आपको ग्लोब के अंदर जाना हो, यानी कि अंदर की बात करनी हो, तो अपन किसकी बात करेंगे, मानचित्र की। मानचित्र पर अपन विश्व के साथ साथ विश्व के किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देश के अंदर किसी राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राज्य के अंदर उसके किसी जिले की बात कर सकते हैं, जिले को आसानी से पढ़ सकते हैं मानचित्र में, और जिले के अंदर किसी गांव को भी देख सकते हैं।
गांव के अंदर उसकी एक एक सड़क को, आदि चीजों को अपन देख सकते हैं। जैसे आपका गूगल मैप काम करता है, उसमें ग्लोब थोड़ी ना होता है, गूगल मैप होता है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, समतल होता है और ये पृथ्वी के पूर्ण आकार में होता है, ठीक है। जैसे अपनी पृथ्वी है वैसा ही ये ग्लोब होता है। और जो मानचित्र होता है ये पृथ्वी को समतल तरीके से दर्शाया जाता है, जिसके अंदर अपन अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़े तो उसका सटीकता से अपने को ज्ञान नहीं होगा जितना अपने को इसमें ज्ञान होगा। आई बात समझ में? तो ये मुख्य बेसिक अंतर है इसमें ग्लोब और मानचित्र में, और दोनों की महत्वता समान है, ठीक है। अगर आपको पृथ्वी कितनी झुकी हुई है और कैसे घूमती है आदि बातों की जानकारी मानचित्र से नहीं मिलेगी, वो आपको जानकारी मिलेगी किससे, ग्लोब से मिलेगी। तो दोनों की समान महत्वता है, इसलिए अब ये मत बोलना कि मानचित्र बनने के बाद भी ग्लोब क्यों बनाया गया, ठीक है। आगे की बात समझ में, वही ग्लोब का भी अलग अपना अलग रोल है और इसका भी अपना अलग रोल है, ठीक। इसी के साथ जो हमारी कक्षा होती है आज की, वो होती है समाप्त। ये चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, बेसिक तरीके से एडवांस तरीके तक, ठीक है। मिलते हैं एक अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।